हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने न्यू चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या आज जो पढ़ाऊंगा आप लोगों को वो पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो उष्मा एवं उष्मा गतिकी आपका चैप्टर है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आपका चैप्टर है फिजिक्स का। तो वो आज हम लोग पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट रहेंगे मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आते हैं अपने पॉइंट पे और चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, उष्मा एवं उष्मा गतिकी का। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो मैं फ्रेंड्स आपको एक एक टॉपिक ना पढ़ा दूंगा। ठीक है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तीनों चैप्टर का एक एक टॉपिक पढ़ा दूंगा ताकि आपके आने वाले एग्जाम से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। प्लीज बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि ये हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी पर छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा। कहने का क्या मतलब कि जो अगर कोई गुब्बारा में, अगर कोई बैलून में अगर हाइड्रोजन भर दिया जाए और उसको पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा, तो गुब्बारे का आयाम यानी कि डायमेंशन में वृद्धि होगी। ठीक है ना, तो उसके जो डायमेंशन है, उसके जो आयाम है उसमें क्या होगी, तो वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है। ठीक है, तो तेज हवा वाली जो रात्रि है उसमें जो ओस नहीं बनते, उसका रीजन क्या होता है, उसका कारण क्या रहता है। कारण एक ही है, वाष्पीकरण की दर का तेज होना। ठीक है, वाष्पीकरण का दर तेज होना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का रीजन यही है कि वाष्पीकरण का दर का तेज होना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहने का क्या मतलब कि अगर आपका रूम है, रूम में अगर रेफ्रिजरेटर जिसको फ्रिज बोलते हैं, तो फ्रिज का जो डोर है ना उसको खोल देने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखिएगा कि कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। मतलब क्या, जो कमरे का जो तापमान है ना, टेम्परेचर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वहाँ पे बढ़ जाएगा। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है। मतलब कि वैसा उपकरण, थर्मामीटर का नाम बताइए जो 2000 डिग्री सेल्सियस माप सकता है। तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर इसको क्या बोलते हैं, तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर उसे कहते हैं। तो ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट होगा, ये थोड़ा सा आप लोग देखिएगा कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है, तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपके पूछते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ फ्रेंड्स मापन जिसको हम लोग मेजरमेंट कहते हैं, और यहाँ पे हिमांक जिसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ये क्वथनांक जिसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये बराबर भाग छोड़ दीजिए और एक भाग छोड़ दीजिए, इसको छोड़ देना है, ये छोड़ देना है। और आपको देखना क्या है, ये वाला पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। आपको फ्रेंड्स इसी से क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा फ़ारेनहाइट, अगर फ़ारेनहाइट में कभी पूछे कि फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक बिंदु कितना होता है, तो याद रखिएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है हिमांक बिंदु किसका, तो फ्रीजिंग पॉइंट का। अगर बात करें बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम लोग क्वथनांक कहते हैं, तो फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कितना होता है, तो याद रखिए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और क्वथनांक बिंदु कितना होता है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो आपको जनरली ये पूछता है, 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 तो ये थोड़ा कम पूछा है लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं सेल्सियस की। तो सेल्सियस जो होता है हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि हमारा जो बर्फ जो जमने लगता है कब, तो याद रखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है ना बर्फ, तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर क्वथनांक अगर बॉइलिंग पॉइंट हमारा पानी जो खौलता है कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, खौलता है, तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें कैल्विन, तो कैल्विन में जो हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट है 273 कैल्विन पे बर्फ जमने लगता है। और क्वथनांक की बात करें तो 373 डिग्री क्वथनांक पे क्या होता है, कोई भी पानी क्या होता है, उबलने लगता है। तो ये हमारा देखिए एक फ़ारेनहाइट में हुआ, सेल्सियस में हुआ, केल्विन में हुआ। मैं फ्रेंड्स तीनों आपको बता रहा हूं ताकि आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलती से भी ना छूटे। तो ये बुक बहुत अच्छा बुक है फ्रेंड्स, मैं आपको ये देखिए, ये बुक तो आप लोग पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा मैं ये जो तीनों पॉइंट आपको बताया, देखिए ये जो आपका बुक है ना, बुक से आप लोग मार्केट से लेके पढ़ सकते हो वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना ताकि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं वो आपको बताऊंगा। आप लोग को पता नहीं चलेगा नहीं कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट को बताऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इतना देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आपका लिखा होगा परम शून्य, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है, मतलब कि परम शून्य ताप में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से आप क्या समझते हैं। तो सिंपल सा है कि सैद्धांतिक रूप से
न्यूनतम संभव तापमान, मतलब कि जो सबसे कम ताप होता है ना, सबसे न्यूनतम ताप होता है, उसे हम लोग जीरो टेम्परेचर कहते हैं। मतलब क्या कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखिएगा कि स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो याद रखिए एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज किया जाता है स्वचालित इंजनों में। हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स है कि जब बर्फ पिघलती है तब उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये भी बहुत बार पूछे हुए एग्जाम में। तो याद रखिए उसका आयतन, जो उसका वॉल्यूम जो होता है ना, वो घटता है। सिंपल सा कि बर्फ का जो आकार मान लीजिए कोई भी आकार में है, वो पिघलेगा तो सिंपल सा उसका क्या घटेगा? तो उसका आयतन, इसका वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। बॉक्स में दिया हुआ है कि थर्मोस्टेट, जिसको हम लोग मतलब कि थर्मोस्टेट यंत्र यानी कि थर्मोस्टेट मैकेनिक का संबंध तापक्रम से है। मतलब कि थर्मोस्टेट का मतलब थर्मोस्टेट का जो काम होता है ना, वो थर्मोस्टेट का काम होता है ताप को नियंत्रित करना। ठीक है, टेम्परेचर को नियंत्रित करना, जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्व नियंत्रित प्रेशर सेल्फ कंडक्टर करना है। मतलब क्या कि ताप को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, तो एक और पॉइंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेफ्रिजरेटर, यानी कि रेफ्रिजरेटर इसको फ्रिज बोलते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो एक समान तापमान को बनाए रखना। तो सिंपल सा है कि रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट का जो काम रहता है ना, वो तापमान को नियंत्रण करना रहता है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताजा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? मतलब क्या, जो हम लोग फ्रिज में जो खाद्य पदार्थ, कुछ भी खाने वाला जो पदार्थ रखते हैं, वो कम से कम 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहेगा? तो खाने योग्य रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, अगर सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, जो मतलब नॉर्मल, जो मतलब हेल्दी पर्सन जो होता है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका कारण क्या है? तो सिंपल सा, जितना आपको आग से नहीं जलेगा, जितना आप लोग क्या उबलते जल, मतलब क्या जो पानी जो होता है ना, जो बॉइलिंग पानी से, उतना हाथ आपको नहीं जलेगा जितना आपको भाप से जल जाएगा। कभी आप रोटी बनाए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। तो भाप में क्या होता है कि गुप्त उष्मा, जिसको लेटेंट हीट कहते हैं। तो भाप में क्या होता है कि गुप्त उष्मा होता है, उसके कारण क्या होता है कि हाथ जल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि पानी, बॉक्स में लिखा हुआ है कि पानी में साधारण नमक, जिसको NaCl बोलते हैं, पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु क्या होता है? घट जाएगा। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि पानी में अगर साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, बराबर रहता है, निश्चित रहता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखिएगा, पानी में साधारण नमक अगर हम मिलाएंगे तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? घट जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान रहता है? कहने का क्या मतलब कि जो सेंटीग्रेड तापमान, जिसको सेंटीग्रेड हो गया और फ़ारेनहाइट हो गया, मतलब कितने डिग्री सेल्सियस पर रहेगा? इक्वल रहेगा। तो -40 डिग्री सेल्सियस पे। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि -40 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम एक समान रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी लंबाई पे क्या होता है कि इसकी लंबाई लंबाई बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब शीशे का छड़ जब भाप में रखी जाती है तो सिंपल सा है, उसको मतलब खींचने से क्या होता है? वो ज्यादा लंबा हो जाता है और उसकी लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्दियों में लोहे के टुकड़ों और लकड़ी के टुकड़ों को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? मतलब कि आप कभी ये ठंडा का मौसम में देखते होंगे कि कोई लकड़ी का सामान है और लोहे का सामान है, तो उसको छूना आप नहीं चाहते हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, इसलिए आप लोग उसमें बैठना नहीं चाहते। तो उसका रीजन क्या रहता है? तो सिंपल सा यही रीजन है कि लकड़ी के तुलना में लोहा उष्मा का अधिक सुचालक है। सिंपल सा है, ठीक है ना। तो लकड़ी के तुलना में लोहा उष्मा का अधिक सुचालक है, इसलिए क्या होता है कि लकड़ी नॉर्मल रहता है और क्या होता है कि लोहा क्या रहता है? ठंडा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सिंपल सा है कि जो जल वाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता हो जाती है वो क्या होता है? बढ़ता है। सिंपल सा याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि पदार्थ की उष्माधारिता, थर्मल कैपेसिटी, ठीक है ना। तो पदार्थ की उष्माधारिता, थर्मल कैपेसिटी किस पर निर्भर करती है? कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी पर। तो किस पर निर्भर करती है? तो याद रखिएगा, पदार्थ की विशिष्ट उष्मा पर। तो पदार्थ की विशिष्ट उष्मा पर पदार्थ की उष्माधारिता निर्भर करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बॉक्स में एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखिएगा इसमें पॉइंट क्या लिखा हुआ है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा आपका बॉक्स में क्या लिखा हुआ है कि साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा के विकिरण को रोकते हैं। इसलिए क्या होता है कि उसकी अपेक्षा वो क्या होती है कि मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके आयतन पे पहले घटता है फिर क्या होता है बढ़ता है। तो सिंपल सा है, पहले घटेगा फ्रेंड्स और क्या हो जाएगा फिर बाद में बढ़ जाएगा। इसके आयतन पे जब हम लोग क्या करें गर्म करते तो इसके आयतन में क्या होता है पहले घटता है फिर क्या होता है बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दाब बढ़ने से जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जल के क्वथनांक बढ़ेगा। सिंपल सा है कि दाब बढ़ेगा तो जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मतलब जल के क्वथनांक बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत अच्छा है, आप लोग गर्मी में यूज करते होंगे लेकिन आप लोग को पता नहीं रहता है कि कौन सा छाता यूज करना। मन किया लाल पीला हरा काला ब्लू सब छाता ले लिए लेकिन उसका यूज क्या रहता है देखिएगा। तो सिंपल सा है कि गर्मी के दिन में जो हम छाता यूज करते हैं ऊपर सफेद और नीचे काला होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या होगा कि कम वो गर्मी कम फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेल के दो पटरियों जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है। मतलब क्या जो रेल जो पटरियां रहती है बीच में गैप रहते हैं उसका रीजन क्या होता है गैप छोड़ने का। तो सिंपल सा ये है कि पटरियों को उष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए, मतलब क्या पटरिया में जो उष्मीय प्रसार जो होते हैं ना उसको स्थान को बनाए रखने के लिए क्या करता है वहां पे स्पेस छोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर कुकर का अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है। तो याद रखिएगा प्रेशर कुकर के अंदर का जो उच्चतम ताप जो है निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। मतलब क्या उस पर जो क्या वजन रखा हुआ है उस पर, और ऊपर जो मतलब छेद रहता है उसमें ये सीटी जिसको बोलते हैं उस पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक एयर कंडीशनर को एसी बोलते हैं। वातानुकूलक किस नियंत्रित करता है। तो याद रखिए आर्द्रता को नियंत्रित करता है, ह्यूमिडिटी इसको बोलते हैं, एवं तापक्रम यानी कि टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो एक बॉक्स में पॉइंट लिखा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिएगा कि चालन का अनुप्रयोग मतलब चालक का जो प्रयोग है उसके बारे में है। तो देखिएगा कि शीत ऋतु में लकड़ी और लोहे का तापमान समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। तो अधिक ठंडी लगती है, मैंने आपको बताया था क्यों लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है, क्योंकि चीनी मिट्टी में अगर चाय पीते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है ना कि ईजी रहता है अन्य रीजन से, क्योंकि वो क्या होता है हीट नहीं होता है और क्या हो जाता है हीट मतलब उष्मा अधिक उसमें हो जाता है, इसके लिए क्या होता है उसमें उससे इजी रहता है उसको पीना। ठीक है फ्रेंड्स, और एक लाइन आपको लिखा हुआ है इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक लाइन आपको लिखा हुआ है कि शुष्क बैटरी इसको ड्राई बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघट्यों का प्रयोग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शुष्क बैटरी और अमोनियम क्लोराइड में और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघट्यों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शुष्क बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघट्यों का प्रयोग होता है। तो इसको पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिएगा कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। तो डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत पे कार्य पे आधारित है मतलब आधार पर कार्य करता है। तो याद रखिए वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर। तो वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर डेजर्ट कूलर शीतलन सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ये उतना पूछे नहीं है लेकिन देख लीजिएगा, किस तरल को विशिष्ट उष्मा यानी कि स्पेसिफाई हीट सर्वाधिक होती है। तो किस तरल की विशिष्ट उष्मा में, तो याद रखिएगा जल यानी कि वाटर। तो बोल रहा है क्या है कि जल की विशिष्ट उष्मा में सर्वाधिक होती है। ठीक है, विशिष्ट उष्मा क्या होती है तो फ्रेंड्स विशिष्ट उष्मा याद रखिएगा कि सर्वाधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पसीने इसको स्वेट बोलते हैं। ठीक है ना, तो पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है, मतलब कि जो पसीना बहता है उसका भूमिका उसका क्या है। तो यह शरीर का ताप को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। मतलब पसीना को जो काम है कि ताप को क्या करे नियंत्रित रखे। ऐसा नहीं कि जिसको पसीना नहीं आता उसको प्रॉब्लम रहता है, इसलिए ताप को क्या रखता है तो पसीना ताप को नियंत्रित रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है। गर्मी के दिन में आप कोई पंखा चलाते हैं तो उसको फील होता है ना, तो क्यों लगता है रिलैक्स फील। तो हमारा पसीना जो है तेजी से वाष्पीकृत होता है, मतलब कि तेजी से क्या होता है सूख जाता है, तो इसलिए अच्छा फील होता है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि मिट्टी, तो मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा होता है, तो उसका रीजन क्या है, आप लोग तो मिट्टी के घड़े में रखते हैं जल, उसका रीजन क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि वाष्पीकरण के कारण। तो वाष्पीकरण के कारण क्या होता है कि मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा ये संवहन के अनुप्रयोग है। ठीक है, तो संवहन के कुछ अनुप्रयोग है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिएगा फर्स्ट इसका यूज क्या है कि विद्युत बल में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए। ठीक है ना, तो मतलब क्या है, संवहन का अनुप्रयोग क्या होता है, विद्युत बल को लगे तंतु जो होता है उसमें क्या होता है, गलने से बचाने के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। मतलब क्या, पृथ्वी का जो वायुमंडल है किसके द्वारा गर्म होता है, तो संवहन द्वारा गर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोटर कार का रेडिएटर शीतलन तंत्र भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब क्या, मोटर कार का जो रेडिएटर है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखिएगा संवहन सिद्धांत के पर कार्य करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपका कि रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है, और इसमें क्या होता है कि फ्रिज में जो फ्रीजर जो होता है वो ऊपर की ओर बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका यूज था, तो थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर क्या पदार्थ की परत लगाई जाती है। तो सिंपल सा है, याद रखिएगा कि आप कभी थर्मस बोतल देखे होंगे ना, तो थर्मस जो बोतल होता है, जो पानी जिसमें अगर उसमें रखिएगा तो आपको अप्रॉक्स 12 घंटे 10 घंटे तक पानी गर्म ही रहते हैं, तो उस पर क्या परत चढ़ाया जाता है, तो याद रखिए रजत परत, जिसको हम लोग सिल्वर लेयर कहते हैं। ठीक है, तो रजत परत के कारण क्या होता है कि उसमें पानी रहता है कॉन्स्टेंट, मतलब ठंडा रहेगा तो ठंडा, गर्म रहेगा तो गर्म ही रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो याद रखिएगा क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। मतलब क्या, क्वथनांक के कारण। सिंपल सा आप जानिए क्वथनांक के कारण क्या होता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, क्योंकि अधिक दाब और पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है, इसीलिए। तो याद रखिए क्वथनांक के कारण क्या होता है कि जल्दी प्रेशर कुकर में खाना बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उष्मा, तो हीट किसका उदाहरण है, तो उष्मा जो है वो ऊर्जा का उदाहरण है, कि हीट जो है उष्मा का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सीटी स्कैन, क्या है फ्रेंड्स कि सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। तो सीटी स्कैन जो हम लोग करवाते हैं ना अपने बॉडी का, ब्रेन का, तो वहाँ पे हम लोग एक्स किरणें, ठीक है, तो एक्स किरणें का वहाँ पे उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आदर्श गैस, तो आदर्श गैस जिसको आइडियल गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है, तो याद रखिएगा केवल ताप पर क्या होती है कि निर्भर करती है फ्रेंड्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो केवल ताप पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है। तो बर्फ का जो अपने गलनांक पर जो पिघलना है वह समतापी प्रक्रम का एक उदाहरण है। ठीक है, तो याद रखिएगा समतापी प्रक्रम का उदाहरण है बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना। तो ये एलडीसी में सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त होता है। तो निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त होता है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम यानी कि एडिबैटिक प्रोसेस के द्वारा। तो निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त होता है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम या एडिबैटिक प्रोसेस के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 किलो कैलोरी उष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य है, मतलब किसके मतलब कार्य के तुल्य है, तो याद रखिएगा 4.18 इंटू 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य है। ठीक है ना, के बराबर है तो कितना, तो 4.18 गुणे 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि 1 कैलोरी उष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य है, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, और ये विकिरण के कुछ अनुप्रयोग है, तो इसको पढ़िएगा। फर्स्ट में है कि सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। तो सूर्य की जो उष्मा है वह पृथ्वी पर किसके रूप में पहुंचती है, तो याद रखिए विकिरण के रूप में पहुंचती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और नेक्स्ट है क्या कि पॉलिश किए गए जूते में जल्दी गर्म नहीं होते। मतलब क्या, पॉलिश किए गए जूते क्या होते हैं कि धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं। थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स आपका, नेक्स्ट है क्या कि जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो याद रखिए जल का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, तो अधिकतम होता है। ठीक है, आगे देखिएगा कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की दृष्टि करता है। मतलब क्या कि किस अवधारणा की दृष्टि की पुष्टि करता है, तो याद रखिएगा ऊर्जा संरक्षण। तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है वह उष्मा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप लोग पॉइंट नोट डाउन जरूर कीजिएगा या इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों। तो सिंपल सा देखिए, अगर क्या होता है कि जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने के लिए, मतलब क्या, जब फ्रिज में आप उसे रख दीजिएगा तो बोतल क्या होता है, टूट जाती है। क्यों, क्योंकि पानी उसमें क्या होता है, जमने पर फैलता है। सिंपल सा है कि अगर प्लास्टिक का बोतल में भी अगर क्या कीजिएगा
हैं कि मतलब पानी को रख दीजिएगा तो उसको फ्रीज में, तो क्या होता है कि पानी जमने के बाद बर्फ फैलता है, तो उसके कारण क्या होता है वो फट जाता है। तो ध्यान से इसको भी थोड़ा सा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है, तो क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब घटता है। तो ऊंचाई बढ़ेगा तो वायुदाब सिंपल सा है कि घटेगा, इसीलिए हम लोग एरोप्लेन में जाते हैं तो क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या बताया हमको, मतलब क्या बता रहा है कि जब आप एरोप्लेन में जाते हैं तो क्या होता है ना कि वहाँ पे पेन जो है वो पेन के स्याही ऊपर ले आते हैं, पेन ऊपर अगर लेके जाते हो आप, ऊपर अगर पॉकेट में रखते हो तो क्या होता है ना कि स्याही उसका बाहर आ जाता है, मतलब निकल जाता है। तो उसको क्या हो, तो वहाँ पे वायुदाब की कमी के कारण, तो वायुदाब नहीं रहता है, इसी कारण क्या होता है स्याही बाहर आ जाता है। तो वही रीज़न है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है, तो क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब घटता है। थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्रेंड्स, एक बॉक्स में लिखा हुआ है कि ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वह वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। कहने का क्या मतलब कि ऊंचे पहाड़ों पर ना, देखिएगा आप कभी जाइएगा तो ऊंचे पहाड़ पर आपको ऑलरेडी बर्फ वहाँ पे जमा हो रहता है। उसका रीज़न क्या है, तो ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः मतलब हिमांक से कम रहता है, मतलब उससे हिमांक से कम रहता है, और वहाँ पे वातावरण की जो जलवाष्प जमकर क्या होती है तो बर्फ बन जाती है, इसी रीजन से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछे हुए हैं कि ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जिसको सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आप एक दो बार पढ़िएगा फ्रेंड्स तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा डिटेल में। अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो कोई उपाय नहीं है। आप सोच रहे हो कि मेरा जीके जीएस कमजोर है, मेरा साइंस कमजोर है, इसका रीजन क्या है, आप लोग डिटेल में नहीं पढ़ते हो। जब तक आप डिटेल में पढ़ोगे नहीं तब तक आपका क्लियर नहीं होगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा क्लियर। ठीक है ना, तो प्लीज़ आप डिटेल में पढ़िए और बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस में कर। प्लीज़ अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़। और मैं डेली कंटिन्यू आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, मैं पूरा साइंस पढ़ा दूंगा, आपके साइंस में एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स, आपका है कि उष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति के स्थानांतरित होती है। तो याद रखिएगा उष्मा जो है वो विकिरण, जिसको रेडिएशन कहते हैं, तो रेडिएशन प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक उष्मा को क्या कहते हैं। मतलब कहने का क्या मतलब कि अगर कोई भी पदार्थ तापमान परिवर्तन किए, मतलब कि अपना जो तापमान में जो चेंजिंग किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक उष्मा को क्या कहते हैं, तो उस वाष्पन की गुप्त उष्मा, तो इसे हम लोग गुप्त उष्मा कहते हैं। तो वाष्पन की हम लोग क्या कहते हैं, तो गुप्त उष्मा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपका कि एक कृष्णिका जिसको ब्लैक बॉडी किसे उत्सर्जित करता है, तो सभी तरंगदैर्ध्यों का विकिरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा कि एक कृणिकाएं किसे उत्सर्जित करता है, तो सभी तरंगदैर्ध्यों का विकिरण क्या करता है, उत्सर्जित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिएगा आगे है आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ है यहाँ पे कि एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एथिल अल्कोहल है जो किस तापमान पे जमता है, तो याद रखिए माइनस का 114 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस 114 डिग्री सेल्सियस पर एथिल अल्कोहल तापमान क्या होता है, जमता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है। तो तारों के अंदर जो ऊर्जा जो उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती है, तो याद रखिएगा ताप नाभिकीय अभिक्रिया। ठीक है, तो थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं तारों के अंदर ऊर्जा उत्पन्न के लिए अभिक्रियाएं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है, तो उनका तापमान। तो तारों का जो रंग है क्या प्रदर्शित करता है, तो उनका तापमान प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपका कि एक बर्फ के कटोरे तथा जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखने से क्या परिवर्तन होगा। तो एक बर्फ के कटोरे तथा जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिंपल सा है कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक बर्फ के कटोरे तथा जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखने पर कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो क्योंकि ऊन एक खराब चालक है, बैड कंडक्टर जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म इसलिए रखता है क्योंकि ऊन एक खराब चालक है, सिंपल सा है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा बैड कंडक्टर, ऊन क्या है आपका, एक बैड कंडक्टर है, इसलिए क्या रखता है, उसको गर्मी बना के रखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि उष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ को 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट पर वाष्प में परिवर्तन करने के लिए प्रदान
प्रदान जाती है उस ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है। तो ऊष्मा का मतलब क्या, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान होती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी एग्जाम में आते हैं डेफिनेशन से फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना, रटना जरूरी नहीं है, बस आपको पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट आपको नीचे लिखा हुआ है, देखिएगा इसको कि गर्मी, थोड़ा सा ऊपर में कर लेता हूँ, देखिएगा फ्रेंड्स कि गर्मी में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है। क्योंकि होता क्या है कि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परिवर्तित कर देता है। कहने का क्या मतलब फ्रेंड्स कि गर्मी के दिनों में हम लोग सफ़ेद मतलब कि सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए, इसीलिए क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परिवर्तित कर देता है। काला कपड़ा ज़्यादा पहनिएगा तो क्या होता है, काला कपड़ा ऊष्मा का अवशोषित होता है, वो क्या करता है, ऊष्मा को अवशोषित करता है और ज़्यादा गर्मी मतलब प्रदान करता है। इसलिए कभी आप पहने होंगे ये गर्मी में काला कपड़ा तो आपको ज़्यादा गर्मी लगता होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ आज का जो ये फिजिक्स का जो सेशन था यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो नए अंदाज के साथ। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ आप चीज़ से शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आपका ये जो क्लास है कैसा लगा। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो नए अंदाज के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।